बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने गुफ्तगू करने के लिए रिक्वेस्ट की है डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब को, जो कि फॉर्मर इकनॉमिक एडवाइज़र हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज भी द न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है ओपेड पेजेस पे, उसके बारे में भी क्रक्स जो है वो मैंने पढ़ा भी है डॉक्टर साहब, और हम उसकी क्रक्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और जो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ बेसिकली वो ये है कि आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम एक दफ़ा फिर एक हार्ट मोड के अंदर है और 32 से 33 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। हम दोबारा से अपने दोस्तों के पास जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो 6.7 बिलियन डॉलर्स तक गिर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई हल है या हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब भाई, ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। देखें, ऑब्वियसली हम सब कंसर्न्ड हैं। मैंने इसीलिए आज बहुत कैटेगोरिकल वर्ड्स में लिखा है कि पाकिस्तान को क्या करना। डिफॉल्ट को समझने के लिए एक साइड पे इसको अगर हम पहले डिस्कस कर लें, वो ये है कि डिफॉल्ट का मतलब ये है कि कोई कंट्री कोई अपनी डेट पेमेंट, कोई कमर्शियल पेमेंट या बॉन्ड पेमेंट ना कर सके, तो इसका मतलब है कि वो डिफॉल्ट कर रही है। पाकिस्तान का कोई इमिनेंट डिफॉल्ट थ्रेट नहीं है, बट पाकिस्तान ने ये याद रखिए कि इस डिफॉल्ट से बचने के लिए ऑलरेडी बहुत सी पेमेंट्स को रोका हुआ है। उससे क्या मतलब है? आपने चैप्टर 84 85 में बहुत सी पेमेंट्स हैं जिनको आप इंपोर्ट्स की आपने कदगन लगाई हुई है। तकरीबन 15% नॉन असेंशियल जो है उस पे कदगन है। आप दूसरी एलसी पे भी 50,000 से लाख डॉलर की जब एलसी आती हैं तो उसको रोकते हैं। तो आप एक तरह से वहां रोक रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं, तो आप पेमेंट्स को उस तरह से फ्लो नहीं होने दे रहे। बट इससे बढ़ के भी एक प्रॉब्लम है मेहताब भाई, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। वो ये कि आपका परसीव डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई है, और ये उन वजह से हाई है जो आपने रखे हैं। 32 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, प्लान आपके सामने नहीं है। आईएमएफ 3 नवंबर को शुरू करना था, आज दिसंबर के तकरीबन मिडिल को हिट कर रहे हैं। अभी भी लग ये रहा है कि शायद दिसंबर में वो नहीं आ पाएंगे और हम उनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर पाए। 6.7 बिलियन डॉलर्स के बोरोड रिजर्व्स हैं। नेट इंटरनेशनल रिजर्व काफी नेगेटिव है। आपके पास एक्सपोर्ट्स ड्रॉप कर रही हैं, रेमिटेंसेस ड्रॉप कर रही हैं। ये है आपकी ओवरऑल सिचुएशन। और इस जो वर्ड मैंने हमेशा आपके साथ यूज किया है, क्रेडिट, जो आपका डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रेडिट में हो या हाजिर में हो, वो सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये है सूरत हाल मुल्क की, जिसमें आप मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। अब सर हल क्या है इसका? ये पाकिस्तान जैसा मुल्क ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इस सिचुएशन को बरकरार रखें। मेरे ख्याल में सर क्राइसिस की एक, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा पॉलिटिकल ट्रांजिशन का क्राइसिस है। और मेरे ख्याल में इस मुल्क में ये पहली दफा हो रहा है सर कि दोनों इकट्ठे आ गए हैं, साइमल्टेनियसली दोनों अनफोल्ड कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए सर? सो एक तीसरा क्राइसिस ऐड कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं। वो ये है कि एक ग्लोबल क्राइसिस भी है। वो डेफिनेटली। ये है कि कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन का बढ़ना। और जो स्टेट बैंक्स हैं दुनिया भर के, उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर किया और एक कंट्रोल्ड रिसेशन क्रिएट किया। और ये याद रखिए, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, 2023 टफेस्ट साल होगा, मच टफर देन 2022। ये पाकिस्तान को समझना है। इससे मतलब ये है कि आईएमएफ ने जो अपनी प्रिडिक्शन है वो 2.7% ग्लोबल ग्रोथ की है, ये कम कर दिया है। मेरे ख्याल में ये और कम हो जाएगी। यूएस अगले 6 महीने से 8 महीने में एक रिसेशन की फीलिंग में चला जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगी और प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और इन्वेंट्री बाइंग भी कम हो जाएगी। सो ये तीन कट्ठे क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। अब करना क्या है? देखिए, एक तो तरीका यह है कि हम यही करते रहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जारी रखें और अपनी इकोनॉमी को एक जिसे कहते हैं चोक्ड मोड में चलाते रहें। ठीक है, ये कुछ अर्से करना पड़ेगा, बट असल मसला उन तीन लफ्जों में है कि डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में कैसे निकलना है। उसका कोई और तरीका नहीं है। डॉलर्स, दोस्त ममालिक, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, और जो दो लीडिंग ममालिक हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और चाइना, उनसे ले लें जरूर। बट इसका मतलब यह है कि हमने आज की प्रॉब्लम को आज से 2 महीने बाद तक डिले कर दिया। दैट इज ऑल दैट डज। The only way to get out of this in the next 6 to 8 months is
कि आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस जाएं, आपका 9th रिव्यू जो है उसके सितंबर टारगेट्स कुछ मेट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, उनको कंप्लीट करें। और जो अगला मैक्रो फ्रेमवर्क है जो आप नहीं तश्कील दे पा रहे, अब उसमें मुश्किल थोड़ा सा हम लीवे देते हैं अथॉरिटीज को कि चलें फ्लड्स की वजह से एक डिले हुआ, बट उसको बनाएं। उसमें मेजर चीजें क्या हैं? जीडीपी का फिगर, इन्फ्लेशन का फिगर, आपकी फिजिकल का फिगर, ये 3 फिगर बनाएं, आईएमएफ के साथ बैठ के तय करें और उस प्रोग्राम में वापस जाएं, ताकि इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से रोकने की बजाय फ्लो ऑफ डॉलर्स को बढ़ाकर निकला जाए इसमें से। ये मैं फिर रिपीट करता हूं, आप टेम्परेरीली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर इसको रोक रहे हैं डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, आप इसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करें, आप डॉलर के फ्लो को बढ़ाएं, अपने रिजर्व्स को बिल्ड करना शुरू करें, ताकि आप इसमें से निकल जाएं, और ये आप 6-8 महीने में से निकल सकते हैं। नंबर 2, आप जरूर अपनी फ्रेंडली कंट्री से पैसे मांगे, रोल ओवर्स कराएं, बिल्कुल कराएं, अपने प्रोजेक्ट्स को तेज करें ताकि प्रोजेक्ट एड आए। प्रोजेक्ट एड एक बहुत बड़ा फंक्शन है, प्रोग्राम एड एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की बजाय कुछ एफिशिएंसी मेजर्स ले लेना। उनसे क्या मतलब है? उनसे मतलब यह है कि आप अगर थोड़ी सी कंजर्वेशन करें एनर्जी की, आप अगर थोड़ा सा अपनी लाइट्स कम इस्तेमाल करें, आप वर्किंग डेज कम कर दें, तो आप ये जो 22-23 अरब डॉलर का आपका इंपोर्ट बिल है पेट्रोलियम और एनर्जी का, इसको बेहतर कर लेंगे। जरूर रशिया से कम निरखों पर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लें। और दूसरी बात, जो इस वक्त रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट है उससे ना हटें। अगर आप हटेंगे तो आपकी इस वक्त भी 9 से 13% तक आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो हर्ट हो रही हैं। वो हर्ट इसलिए हो रही हैं कि बहुत बड़ा फर्क है। सो रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट में रहें। फिर आप थोड़ा सा ये ओल्ड स्कूल पॉलिसीज जो है ना, इनको छोड़ दें। इससे क्या मतलब है? सब्सिडीज, ये जो आप एमनेस्टीज देते हैं और जो आप मार्केट में डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं, इनसे इनसे एक दफा डिसाइड कर लें कि वी विल नॉट। इसकी बजाय आप मार्केट डिस्टॉर्शंस की बजाय लेट द मार्केट सेट द रेट गैस, सो दैट मैं गैस इस्तेमाल करूं पाकिस्तान में, मैं बिजली इस्तेमाल करूं। ये है मार्केट डिस्टॉर्शन सबसे बड़ी। आईएमएफ भी आपको यही कह रहा है। जरूर इससे कुछ लोगों को तकलीफ होगी, पर प्लीज याद रखिए कि 25 से 28% हाउस होल्ड के पास गैस है, और वो वही हाउस होल्ड हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ना रूरल एरियाज में गैस है जो महंगी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, ना ही उन लोगों के पास है जो कि वुड जला के अपना गुजारा करते हैं। सो प्लीज डिस्टॉर्शन से बाहर निकलिए। आप मतलब बिल्कुल इसको कंफर्टेबली बोल्ड डिसीजंस लें, इससे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हैं वो चीजें जो अगले 9 माह में आपने करनी है, और काम शुरू कीजिए। 78 अरब डॉलर चाहिए FY24 से 26। हम आपके प्रोग्राम के वसातत से लोगों को ये बता रहे हैं पहली बार कि पाकिस्तान नीड $78 बिलियन अगले 3 साल में, जब FY23 खत्म होता है। इसका इंतजाम करना ये भी शामिल कर लें, बगैर तो ये $100 अरब से ज्यादा बन जाएगा सर। जी, ये भी आपने दुरुस्त कहा। इसमें अगर आप $30 अरब, $32 अरब का 3 साल का एक कंट्रोल्ड करंट अकाउंट का खसारा रखें, तो ये $110 अरब बनता है जो आपको चाहिए। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए एक टीम रखें। सबसे बढ़ के मैं आखिर में ये कहूंगा कि प्लीज कतराएं नहीं इस बात से, कॉम्पिटेंस को हायर करें और उनसे काम लें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान के अगले 6 से 8 माह या अगले 3 साल में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देख रहा जिससे मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद की किरण हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टाइम अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक इमरजेंसी का वर्ड जरा हार्ड है, इसके बजाय जो रिक्वायर्ड काम है वो हम कर लें। आपने कंजर्वेशन की बात की, मसलन हम पेट्रोल का कोटा या इस तरह की, मसलन आजकल मुझसे ये सवाल किया जा रहा है, जी ये बताएं कि अगले 15 दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी या नहीं। बीइंग इकोनॉमिक जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कम नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस टाइम कम करेंगे तो हम अपनी इंपोर्ट का जो है उसके ऊपर मजीद प्रेशर डालेंगे। इस टाइम हमें कम करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक आप सिग्नल देते हैं प्राइसिंग के थ्रू, और अगर किसी चीज की डिमांड को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो प्राइसिंग का सिग्नल है।
इस वक्त आप मॉनेटरी पॉलिसी में भी प्राइसिंग का सिग्नल ऐसा रखें कि हम अपनी डिमांड को कर्ब कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ अपनी एनर्जी नीड्स में भी प्राइसिंग सिग्नल ऐसा रखें कि हम लोगों को चाहते हैं कि वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा स्वेटर पहनने की कोशिश करें। जापान ने अपने लोगों को कहा है कि स्वेटर पहने और अपनी हीटिंग को कम से कम करें। सो दुनिया भर अगर ये कह रही है तो हम कौन से अनोखे हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते। और वो मुल्क जिसके पास 6.7 अरब डॉलर के बोरोड रिजर्व्स हों, जिसका एनआईआर नेगेटिव हो, जिसकी एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल के अलावा कुछ रखा ना हो, जो कि गिर रही हैं और एक मतलब प्रॉब्लम में हो, जिसकी उस मुल्क को तो सबसे ज्यादा ये काम करने चाहिए। और दूसरा ये मतलब लोगों को शो करें कि हम सीरियस हैं टू डू द हार्ड चॉइसेस दैट वी नीड टू मेक। वरना देखिए दो तरह से लोगों मुल्कों को काम करने पड़ते हैं, या दे आर फोर्स टू डू इट विच इज द वर्स्ट केस सिनारियो, और दे डू इट ऑन देयर ओन। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप खुद ये काम कर लें, आप ये खुद काम कर सकते हैं। और 32 अरब डॉलर का प्लान अगर आप एक रखते हैं मार्केट्स के सामने, तो ये सारी जिटरीनेस खत्म हो जाएगी, रुपया भी स्टेबल हो जाएगा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी ठीक हो जाएंगे, बॉन्ड पेमेंट्स जो इस वक्त डिस्टर्ब हुई हैं वो भी ठीक हो जाएगी। सो और इसी तरह जो हमने बाकी बात की है, फिर अगर आप ये भी कर दें कि आपका एक मैक्रो फ्रेमवर्क है जो आपने डेवलप किया है, सो दुनिया को बता दें कि ये क्रेडिबल मैक्रो फ्रेमवर्क है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ी हुई आ रही है, फिजिकल डिस्टर्ब्ड है, पीडीएल कम हो रही है, ये सब चीजें सबको दिखाई दे रही हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। आई नो इट्स हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू डू, बट जितना बोल्ड होके करेंगे काम, उतना ही आपको बेहतरी मिलेगी अगले 6 से 8 साल। अच्छा सर, एक आखिरी बात मुझे बता दें, आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं आसानी से इसको हम लोगों के लिए, ताकि पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी कि जो माली खसारे की प्रॉब्लम है, वो आईसीयू में है। ये क्यों आईसीयू में है? 32 अरब डॉलर मुश्किल है इकट्ठे करने, 6.7 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, 4 अरब डॉलर का तो इसमें सेफ डिपॉजिट है, 3 अरब डॉलर का हमारा केएसए का डिपॉजिट है, 2 अरब डॉलर का यूएई का डिपॉजिट है। हमारी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है या 2% कम है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो अभी भी बढ़ी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के बावजूद बड़ा मुश्किल हो रहा है संभालना। अब अगर आप ये सारी बातें समझ जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये चैलेंज तो आईसीयू का चैलेंज है। आईसीयू का दुनिया भर का जो डॉक्टर है वो एक ही है, उसका नाम है आईएमएफ। कोई मुल्क जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है तो जो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल डॉक्टर कौन है? उसका नाम है आईएमएफ। अगर आप आईएमएफ का सहारा इस वक्त छोड़ेंगे तो आप इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि मैंने जो आईसीयू का डॉक्टर है उसको साइड पे कर दिया है, और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये जो मरहम पट्टी उसने करनी है वो ये ना करने के बराबर होगा। आईएमएफ को साथ रखना ही वो बात इंश्योर करेगा कि हम ये पैसे जो है वो कलेक्ट कर सकें। ये बिल्कुल, इसमें देयर शुड बी नो टू वेज अबाउट इट। अब मेरा बेस केस सिनारियो मेहताब साहब गुड न्यूज के साथ जो है वो आपके सामने हम आखिर में रखते हैं, वो ये है कि मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के साथ, वो ये है कि गवर्नमेंट विल मेक ऑल इट्स एफर्ट्स कि अगर दिसंबर में नहीं तो जनवरी में ये मिशन जो है वो पाकिस्तान आए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। और देखें, ये हम छोटे सेगमेंट्स इस वजह से करते हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़े जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पे जल्दी से कोई चीज़ जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनके सामने रख सकें। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे 15-20 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद कुछ टाइम दे दिया करें ताकि हम इस तरह के मुख्तलिफ सेगमेंट्स मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर करें ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। तो डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर थैंक यू वेरी मच। और अब मैं अपने देखने वालों से अब इजाज़त चाहूँगा, और नए वीलॉग तक मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।